इंट्रोडक्शन का क्या है? पार्ट टू। लास्ट मतलब जो लास्ट डे बोलेंगे ना, जो डे बीता, ठीक है, प्रीवियस डे। ठीक। अच्छा, हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कंपनी क्या होता है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक के पढ़े थे हम लोग? फीचर्स। तीसरा टॉपिक कि डिसीजन कैसे लेता है। चौथा टॉपिक पढ़े थे टाइप ऑफ मीटिंग। पांचवा पढ़े थे रिजोल्यूशन दो तरह का होता है, ORSR। छठा टॉपिक हम लोग पढ़े थे बिजनेस मैटर कितना तरह का होता है। यही सब पढ़े थे ना। कॉमन सेल का मतलब जाने थे? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जाने थे? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आज जरा बात करेंगे पहले आइडेंटिफिकेशन के बारे में। किसका ना बात करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। पहले समझते आइडेंटिफिकेशन से मेरा मतलब क्या है। हम कौन है? हम कौन है? नेचुरल फॉरेस्ट। और कंपनी कौन है अबू? हम लोग को हम लोग के बारे में दो आदमी को खबर रखना जरूरी है। ठीक है। अच्छा। जनरल पब्लिक हमको कैसे जानता है? मंजीत नाम से ही जानता है। मेरा सारा डिटेल्स दो। जनरल पब्लिक को अगर हमको पहचानना हो तो मेरा चेहरा काफी है, हाँ या ना? लेकिन अगर बात करते हैं गवर्नमेंट का, किसका बात करते हैं? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मेरे को कैसे पहचानेगी? गवर्नमेंट मेरे को पहचानने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनवा के रखा है। मेरा आधार कार्ड होगा, मेरा पैन कार्ड होगा, करेक्ट, मेरा वोटर आईडी होगा, मेरा राशन आईडी होगा, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट होगा। इतना सारा चीज होगा ना मेरा आइडेंटिटी। यानी गवर्नमेंट यानी कि किसके नजर में? लॉ के नजर में। अब अगर बात करते हैं जरा एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर इसको ही पहचानना हो तो दो आदमी। एक आदमी हो गया जनरल पब्लिक, जैसे कि मान लो हम लोग बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो उसको हम लोग रिलायंस मुकेश अंबानी का कंपनी यही बोल के जानते हैं, जनरल पब्लिक। लेकिन गवर्नमेंट उसको कैसे पहचानता होगा? गवर्नमेंट उसको पहचानता होगा। अब देखो कंपनी है, ठीक है, तो उसके पास GST नंबर तो होगा ना।
तो उसको GSTIN बोलते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। दूसरा चीज उसके पास क्या होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वो एक कंपनी है तो बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है, और हम लोग लेबर लॉ पढ़ चुके हैं, तो उसके पास ESI नंबर होगा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड नंबर होगा, ठीक है। हाँ, ESI नंबर। अच्छा अच्छा। और सबसे जिसके बारे में चर्चा हम लोग करना चाहते हैं वो है सीन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सीन। कंपनी लोग कंपनी को पहचानने के लिए क्या देता है, सीन देता है। सीन का क्या होता है फुल फॉर्म, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर की दिक्कत है। जरा नेट पे सर्च मार के बताओ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सीन नंबर क्या है। रिलायंस का सीन नंबर सर्च मारो, रिलायंस कंपनी। तुम लोगों को तो पता है, नया बच्चा थी। क्या है, हाँ बताओ आराम से। L17 मैच करते हैं ना। L17 110 MH 1973 PCL। हाँ PLC 019786, ये है ना। फिर इसको तोड़ो। सबसे पहला वर्ड क्या है, एल। एल क्या इंडिकेट करता है कि जो कंपनी है वो लिस्टेड है, क्या है, लिस्टेड। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि लिस्टेड और अनलिस्टेड क्या होता है, ठीक है। फिलहाल लिस्टेड का मतलब सिर्फ इतना समझना कि जिस कंपनी के 3 नंबर के पहले एल लगा, लिस्टेड, यानी कि उसका शेयर शेयर मार्केट में मिलता है। अगर किसी का यू लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड। यही दो में से कोई नंबर वर्ड होगा पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडस्ट्री कोड। इंडस्ट्री कोड क्या होता है, गारमेंट इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो वहां का अलग इंडस्ट्री कोड है, ठीक है। गारमेंट इंडस्ट्री में जाना, अगर आपको मोबाइल सिम के इंडस्ट्री में जाना तो अलग है, सीमेंट का फैक्ट्री में जाना तो अलग है। तो सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। रिलायंस जिसके लिए स्टार्ट हुआ था, ये उसके लिए इंडस्ट्री कोड है। कहाँ पे, किस स्टेट में है, एमएच मतलब महाराष्ट्र। ये क्या हो हमारा स्टेट। अगर मान लो कोई बंगाल का रहता तो यहाँ पे क्या रहता, WB। ये क्या हम लोग का 1970, इसको कहते हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं, मतलब किस साल कंपनी रजिस्टर हुआ था, किस साल कंपनी स्टार्ट हुआ था, उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। यहाँ पे आया तो PLC आता है, ठीक है। PLC का मतलब होता है पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। PTC प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, PLC यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो दिक्कत। लास्ट क्या बचा,
6 डिजिट का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना, मेरा भी एक कंपनी है, ठीक है, वो भी लिस्टेड है। एग्जाम्पल के लिए, जिस सेक्टर में रिलायंस काम कर रहा है, हम भी उसी सेक्टर में काम करें तो मेरा इंडस्ट्री कोड भी सेम होगा। हम भी कहाँ पे अपना हेड ऑफिस खोल के रखे, मतलब कहाँ पे मेरा, महाराष्ट्र, वही होगा। हम भी 1973 में ही खोल के रखे हैं। मेरा भी क्या है भैया, मेरा भी प्राइवेट नहीं, मेरा भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन ये जो लास्ट का 6 डिजिट होगा ना, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा गारंटीड है कि डिफरेंट होगा। बात समझा तुम? स्टार्टिंग का सेम हो सकता है लेकिन एंड का 6 डिजिट गारंटी है कि अलग होगा। जैसे कि तुम किसी भी इंसान का जीएसटी नंबर देखोगे बंगाल में, उसके जीएसटी नंबर के आगे 19 पक्का है कि लगा रहेगा। बात समझ तुम? कोई दिक्कत? जीएसटी नंबर कैसा होता है? 19 स्टेट कोड, बीच में आपका पैन कार्ड नंबर और लास्ट में आपका जो 3 डिजिट रहता है यूनिक नंबर रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि सब एक स्टेट का तो 19, बस ठीक इसी तरह कि किसी दो पर्सन का पूरा नंबर सेम हो बट लास्ट का 6 डिजिट क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको कहते हैं हम लोग सीन नंबर। कितना डिजिट का है जरा काउंट करो तो, 21 डिजिट का। सीन में टोटल कितना होता है? एमसीक्यू में इसको पूछता भी है कि कौन सा नंबर बोलते हैं, तो अल्फा न्यूमरिक, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी और नंबर भी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो गवर्नमेंट कैसे पहचानेगी किसी कंपनी को? सीन नंबर से। हम लोग नाम से पहचानते हैं, वो सीन नंबर से पर। जो कंपनी के स्केलेटन चेंज समझो। सबसे पहला इंसान होता है प्रमोटर। कौन होता है? प्रमोटर। किसको कहते हैं? हु स्टेब्लिश या फिर स्टार्ट कंपनी। ठीक है, कोई दिक्कत है? जैसे कि हम लोग रिलायंस का बात कर रहे थे, रिलायंस के लिए प्रमोटर कौन कहलाएंगे? धीरू भाई अंबानी। रिलायंस कंपनी का न्यू तो रख के धीरू भाई अंबानी गए थे ना, मुकेश अंबानी के पिताजी। बात समझ में आया तुम? अच्छा, शेयर होल्डर क्या? जो जो उस कंपनी का शेयर खरीदा हो। सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है रिलायंस का आज के डेट में, करंट सिचुएशन में? और ये बहुत लोग हैं, इसका समेट अदर्स दिख रहा है। ठीक, क्या दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना, मुकेश अंबानी इसी कंपनी में क्या भी है, डायरेक्टर भी है।
और सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर लोग के बीच में एक हेड, मतलब सब डायरेक्टर का ही हेड है, तो इनको तुम मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन स्पेशली इनको चेयरमैन, कंपनी में एक पोजीशन होता है चेयरमैन, उनका दर्जा दिया गया है। वो इंसान जो किसी भी मीटिंग वूटिंग में एज अ होस्ट काम करता है, स्पेशली ये चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए चेयरमैन का काम बहुत सारा होता है, सारा डिसीजन वही लेता है, लेकिन तुम लोग को समझने के लिए लास्ट टाइम की बात कर रहे थे ना कि कंपनी में किस तरह से वोटिंग करवाना है, शो ऑफ हैंड बाई पोल कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन। तो मुकेश अंबानी ये पोजीशन छोड़ता नहीं, या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जिसका खुद का कंपनी में पोजीशन जल्दी छोड़ता नहीं, क्लियर है बात। अब जरा एक चीज समझ लो, ऐसा हो सकता है ना, इस साइड हो गया मुकेश अंबानी का घर का बात, ऐसा हो सकता है ना कि इन फ्यूचर एग्जाम्पल के लिए हम एक कंपनी स्टार्ट किए, तो हम तो प्रमोटर हो गए, और उस कंपनी का पूरा 100% शेयर मेरे ही पास है, मेरे ही पास है, तो शेयर होल्डर भी कौन हो गया। इसके बाद उस कंपनी में दो डायरेक्टर चाहिए, कितना डायरेक्टर चाहिए, ठीक है, और उस दो डायरेक्टर में एक डायरेक्टर हम खुद ही हैं, बात समझ तो, तब तो सब कुछ सेट है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है कि कंपनी स्टार्ट हम किए हम, बट जो कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर हो वो मेरे पापा और चाचा हो, ठीक है, मान लो मीतू मोहन श्रीवास्तव और विवेक मोहन श्रीवास्तव, ये भी हो सकता है ना। जो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है भाई लोग को संभालने के लिए दे दिए कंपनी, ठीक है, वरुण श्रीवास्तव, वंश श्रीवास्तव, दो भाई हैं, वो लोग संभालेगा, तो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम पर्सन भी हो सकता है, कोई दिक्कत है इसमें क्या, डिफरेंट पर्सन भी हो सकता है, सेम पर्सन भी हो सकता है। ये जो डायरेक्टर है ना, इसके संग एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कंपनी को उसके सीन नंबर से पहचाना जाता है, उसी तरह से डायरेक्टर को उसके डीन नंबर से, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यार डायरेक्टर तो कंपनी के एम्प्लॉय हुआ, उसके लिए अलग से डीन नंबर क्यों चाहिए, और ये डीन नंबर देता कौन है, सीन नंबर समझ में आ गया, कंपनी लॉ देता है, ठीक है, लेकिन डीन नंबर कौन देता है, क्या खुद से दिया जाता है या खुद से आदमी सेट करता, नहीं, डीन नंबर भी कौन देता है, कंपनी लॉ यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो इतना बात समझो, ठीक है, कंपनी लॉ किस वेबसाइट से दिया जाता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसके बारे में बात करेंगे। अब बात यह है कि जो डीन नंबर ही दिया क्यों जा रहा है, ईच एंड एवरी डायरेक्टर, अभी जनरली ये बात बता रहे हैं, ठीक है, आर अलाउड टू बी डायरेक्टर इन 20 कंपनीज, नॉट मोर, ईच एंड एवरी डायरेक्टर, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर, उसको अलाउ है कि आप एक साथ कितना कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं, 20, उससे ज्यादा नहीं। तो मान लो कि आज हम 10 कंपनी के डायरेक्टर, तो जो मेरा डीन नंबर है ना, उस डीन नंबर से सर्च करके पता किया जा सकता है कि हम किस किस कंपनी में डायरेक्टर। देखो डायरेक्टर क्या हो गया, जस्ट वो व्यक्ति जो शेयर होल्डर के बाद आता है, शेयर होल्डर कौन हो गया, मालिक, और डायरेक्टर जो कंपनी पूरा बिजनेस चला रहा है, करेक्ट। तो अगर मान लो किसी कंपनी में एक डायरेक्टर घपला कर रहा है, तो हम उसके डीन नंबर से पता लगा सकते हैं कि कितने कंपनी में डायरेक्टर है, और उस सारा कंपनी का हम लोग जांच बैठा सकते हैं, बात समझा, तो कोई दिक्कत। जैसे कि अभी मान लो कि तुम मेरा डीन नंबर एमसीए पे सर्च मारोगे तो एक ही आएगा, मेरा नाम पे कंपनी, बस कल को अगर 100 कंपनी अपने नाम पे खोले तो आ जाएगा, लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर कंपनी हम खोले तो तुम लोग कभी पता ही नहीं कर पाओगे कि मेरे नाम पे कितना कंपनी, हम रोज नया नया सोल प्रोप्राइटर में कंपनी खोलते चल जाएंगे, बस समझा, तो कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा जब तक रिस्पांसिबिलिटी और मान लो इनकम टैक्स या ईडी के बीच में कोऑर्डिनेशन ना बैठे। वो रिपोर्ट मांगेगा तो ना परिचय मेरा क्या क्या, मेरा सोल प्रोप्राइटर है, बट यहाँ पे उसका जरूरत ही नहीं है,
आप डी नंबर एमसीए वेबसाइट पे जाओ, सर्च मारो, वो भी एक दिन सिखाएंगे। आपको एक इंसान से पता चलेगा वो किस किस कंपनी में डायरेक्टर है, बस समझा तो। और उस हिसाब से आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। क्लियर? पहले बात तो कंपनी जो भी कुछ करता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे तो हम लिखे हैं वर्क, लेकिन वर्क नहीं अफेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसे कंपनी अपना सारा काम करता है, इसको समझने के लिए हम बार बार किससे कंपेयर करें? एक नेचुरल पर्सन से। एक नेचुरल पर्सन कैसे करते? मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा, हम डे टू डे काम कैसे करेंगे, उस पर क्या क्या चीज इम्पैक्ट डालता है प्रधानमंत्री। सबसे पहला तो, ठीक है, इकोनॉमी लॉ, यानी कि हमारे देश का लॉ है ना। आज तक हम रास्ता पे गाड़ी चला रहे, कभी हेलमेट नहीं पहने, जबकि हमको पता है कि हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाना चाहिए, लॉ। ठीक है, बस कभी कोई पकड़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो मैं इसी गाड़ी चला रहा है, बस समझ में आया तो। पहले तो मेरा एक्टिविटीज डिसाइड करेगा जो कंट्री का लॉ होगा। यही मंजिल मुस्तफा अगर दुबई में जाकर बाइक चलाएगा तो बिना हेलमेट के एक कदम भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पता है कि वहां पे क्या होगा। सबसे पहले मेरा एक्टिविटीज कौन डिसाइड कर रहा है? लॉ। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मेरा अपब्रिंगिंग, जैसा मेरा परिवार हुआ होगा वैसा ही मेरा बिहेवियर होगा, हाँ या ना। बस ना। तीसरा चीज, मेरा डिसीजन कि क्या मेरे लिए करना सही है, क्या मेरे लिए करना सही नहीं है, ये मेरा खुद का डिसीजन। वो डिपेंड करेगा मेरे मोरल और एथिक्स पे। और ये मोरल और एथिक्स कहीं ना कहीं आपके, जैसा आपका परिवार रहता है उस पर डिपेंड करता है। ये तीन चीज पे मेरा लाइफ चलेगा, क्योंकि हम एक नेचुरल पर्सन है, बस। अब जरा बात करते हैं किसी कंपनी के बारे में। किसके बारे में? कंपनी। कंपनी में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्या रहता है? जैसे एक हो जाता है इंटरनल मैटर, एक हो जाता है एक्सटर्नल मैटर, ठीक है, याद रखना। इंटरनल मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। और एक्सटर्नल को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। कंपनी क्या करेगा नहीं करेगा, ये कंपनी का कहाँ पे डिसाइड होगा, पर ध्यान समझना। ये कंपनी के डिसीजंस में डिसाइड होगा। और डिसीजन कैसे लिया जाता है तुम लोगों को पहले बताएं। इसके अलावा कंपनी का और दो चीज है, एक है एमओए और एक एओए है। ठीक है, एमओए का फुल फॉर्म क्या होता है?
और ईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बस में मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है? कंपनी का डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स। और स्पेशली मेमोरेंडम बनाया जाता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव के लिए कि कंपनी क्या कर सकता है और कंपनी क्या नहीं कर सकता है, इसके लिए। और आर्टिकल्स ऑफ लो एसोसिएशन में कंपनी खुद के लिए रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है, खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन, कि कम से कम 10 आदमी आ गए तभी हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, बात समझ रहे हैं? तो अगर मीटिंग में ये नहीं आ पाया तो उसको कैसे नोटिस देना, ये सब कुछ डिटेल के बारे में बताते हैं। ये उसके ऊपर है, बस है। इसको कहते हैं डिपेंडेंट। इसको क्यों डिपेंडेंट करें? क्योंकि एक्सटर्नल मैटर, यानी कि जो लॉ बोल लो या गवर्नमेंट संभालता है, आपका मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए और आपका एओ कैसा होना चाहिए, ठीक है। और एमओए और एओए बनाने का मजबूरी भी तो लॉ ही पैदा करके दिया है ना। लॉ बोला है कि आपको एमओए और एओए बनाना है, क्या बनाना हो तुम डिसाइड करो, लेकिन बनाना है ये चीज के लिए आप डिपेंड हो, ठीक है। उसमें किन किन पॉइंट्स के बारे में लिखना है, क्या लिखना हो तुम देखो। एमओए में 6 पॉइंट आता है, वो 6 पॉइंट में क्या लिखना है वो आप डिसाइड करके बताओ, लेकिन वो 6 पॉइंट क्या, वो डिसाइड कौन कर रहा है? लॉ। बात समझे? कौन डिसाइड कर रहा है? लॉ। क्लियर है बात? तो इस वजह से एक्सटर्नल मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। वो जो फैसला लेता है उसके ऊपर काम होता है। क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल दे दो, हमको कंपनी में 20 डायरेक्टर रखना है। कितना डायरेक्टर रखना है? 20। 15 से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है, करेक्ट। ये मेरा इच्छा है, ये मेरा डिसीजन है कि हम 5 डायरेक्टर और बढ़ाएंगे, लेकिन वो डायरेक्टर बढ़ाने का प्रोसेस क्या होगा, वो डायरेक्टर बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसका लॉ। तो डायरेक्टर बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये लॉ तो गवर्नमेंट ही डिजाइन किया। वो जितना चाहे उतना कॉम्प्लेक्स बना सकता है, जितना चाहे उतना लीनियंट बना सकता है, हाँ या ना? बस है तो। अब क्योंकि उसको जैसा जरूरत हो, जैसा चाहेगा वैसा काम करेगा। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत है इसमें? गवर्नमेंट इस चीज को हैंडल करने के लिए, और ना ही इसी चीज को नहीं, दुनिया का सारा लॉ को हैंडल करने के लिए फ्री बॉडी बनाता है। कितना? फ्री बॉडीज। सबसे पहला बॉडी जो है उसका नाम है एक्स, पहला है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव यानी गवर्नमेंट पर एक वो डिपार्टमेंट बनाया है जो लोग बैठ के लॉ को फ्रेम करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेम, यानी बैठ के बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं कंपनी लॉ। कौन लोग हैं जो बैठ के कंपनी लॉ को बनाएंगे? तो एक बताना चाहिए, कंपनी लॉ यूनियन लिस्ट में आता है। किस में आता है? बहुत पहले लॉ का इंट्रोडक्शन में 3 लिस्ट पढ़ाए थे। यूनियन लिस्ट वो है जिसमें पूरा सेंट्रल का काम रहेगा। तो जो भी एक्ट बनेगा कंपनी लॉ से रिलेटेड, उसको कौन बनाएगा भैया? पार्लियामेंट। जितना भी रूल बनेगा उसको कौन बनाएगा भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट। बस है तुम। अगर कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ उसके ऊपर तो वो कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। तो ये लोग 3 आदमी का काम क्या? कानून बनाना। बात है जनरली, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इन लोग के अंदर कमेटी होता है। क्या होता है? कमेटी। बस है। जैसे कि जब कंपनी लॉ 2013 में आया, जब कंपनी लॉ 2013 में आया, उसके पीछे 2 लोगों का बहुत अच्छा रोल है। एक जे जे ईरानी कमेटी। क्या है जे जे ईरानी कमेटी? ये वो है जो पूरा लॉ को ड्राफ्ट किए थे। दूसरा, उस टाइम के मिनिस्टर, ठीक है, सचिन पायलट। ये 2 आदमी बस है। ये लॉ को फ्रेम किए थे और ये पार्लियामेंट में लॉ को पास करवाने में मदद किए थे, इन 2 आदमी ने, ठीक है। ये हो गया इन लोग का काम है बैठ के लॉ बनाना। दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसका काम है जो लॉ बना है उसको एग्जीक्यूट करवाना। क्या करवाना? या फिर तुम लोग कह सकते हो इम्प्लीमेंट करना। उसके लिए क्या बना हुआ है? MCA, मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर।
ये मेनली दो चीज देखता है, कंपनी और एलएलपी से रिलेटेड जो भी मैटर है वो इसी पे होता है। एमसीए वेबसाइट भी है, इसके पहले वाला जो क्लास करवाया है ना, उसका वीडियो जाके देखो तो नीचे लिंक दिए हैं एमसीए का डिस्क्रिप्शन में। बस उसको सारा डिटेल्स तुमको मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन लोगों का काम क्या होता है, सबके लॉ फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर लोगों को कैसे फॉलो करना है ये सब बताना। ठीक है, अब बात आता है सबसे लास्ट, जुडिशियरी। जुडिशियरी इनका काम क्या रहता है, डिसीजन लेना एज पर लॉ। जज लोग, जो कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर केस हो रहा है, केस फाइल वगैरह हो रहा है, तो उस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा उसके लिए अलग से बन के रखा हुआ है। NCLT, NCLAT, ये भी पढ़ने को मिलेगा आगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेटेड ट्रिब्यूनल। ठीक है, फिलहाल तुम लोग बस समझने के लिए ऐसा समझो कि जैसे कि ये हाई कोर्ट है और ये कंपनी लॉ का सुप्रीम कोर्ट है। बात समझ आया? इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, बट तो जो हम लोग का इंटरनल मैटर रहेगा वो इंटरनल मैटर हम लोग समझ गए। लेकिन जो एक्सटर्नल मैटर रहेगा वो तीन बॉडीज पे, तीन तीन चीज पे टिका हुआ है। पहला लेजिस्लेटिव, यानी लॉ बनेगा क्या, फ्रेम करना, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कानून बन गया इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और तीसरा काम होता है जुडिशरी, जो डिसीजन वगैरह देते हैं, इस तरह से पूरा फ्रेम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आया? हम लोग कंपनी लॉ, कंपनी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी चीज जान ले, टाइप ऑफ कंपनी, बहुत सारा तरह का कंपनी है। लेकिन फिलहाल केवल तीन कंपनी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, कम से कम 16-17 तरीके का अलग अलग कंपनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट आज फिलहाल तीन कंपनी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो कंपनी, उसका नाम है पब्लिक कंपनी। क्या नाम है, पब्लिक कंपनी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कितना लोग शेयर होल्डर बन सकता है। मिनिमम इसमें कम से कम 7 आदमी चाहिए एज अ शेयर होल्डर, और मैक्सिमम कितना आदमी हो सकता है, अनलिमिटेड। ठीक है, दूसरा हम लोग का आता है प्राइवेट कंपनी। इसमें मिनिमम हम लोग को चाहिए 2 आदमी, और मैक्सिमम हम लोग 200 रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, इसके बाद आता है ओपीसी, प्राइवेट कंपनी। ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। भैया हम लोग तो बहुत दिन से ओपीसी का नाम सुन रहे हैं, बात बताएंगे क्यों हम इसको न्यूली बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम एक चाहिए, मैक्सिमम एक। नाम ही में ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। अब बात करते हैं कि इस कंपनी में डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, ऐसा कंपनी में। मिनिमम, मैक्सिमम। मिनिमम होना चाहिए ओपीसी में एक, ठीक है, प्राइवेट में दो, और पब्लिक में तीन, और मैक्सिमम सब में 15-15-15। उससे ज्यादा करने के लिए अलग से सेक्शन वगैरह है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब तुम लोग को पहले बताओ, शेयर होल्डर और डायरेक्टर का डिफरेंस पता है ना?
ऐसा हो सकता है कि एक ही पर्सन किसी कंपनी में शेयर होल्डर भी और डायरेक्टर भी, बस है तो, लेकिन दोनों का रूल्स और पोजीशन अलग अलग है। क्लियर है बात। दूसरा चीज क्या, पब्लिक कंपनी क्या होता है, जो शेयर मार्केट में शेयर बेच रहा है और जिसका पब्लिक का पैसा भी लगा है, मे भी गवर्नमेंट का भी पैसा लगा है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, टीसीएस मान लो, दो चार बहुत है। प्राइवेट कंपनी कौन सा, प्राइवेट कंपनी में जिसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा हो, ठीक है, वो कंपनी 2 या 200 से ज्यादा नहीं रख सकता है। क्लियर है, शेयर होल्डर। दूसरा बात, इनका शेयर आपको शेयर मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, दे आर द प्राइवेट कंपनी। ओपीसी क्या होता है, ये भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है ना, सिर्फ एक आदमी मिलकर खोल सकता है। अब जरा इस चीज को समझना, क्यों इसको बोलते हैं न्यूली इंट्रोड्यूस। इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री जानना होगा। 2013 के पहले, ठीक है, 2013 के पहले हम लोग क्या पे कंपनी एक्ट 1956 चलता था। उस वक्त एक पब्लिक कंपनी हुआ करता था और एक प्राइवेट कंपनी हुआ करता था। अब दिक्कत का बात यह था कि 2013 के पहले 1956 एक और लॉ चलता था, कंपनी 1956, वो बंद करके नया कंपनी लॉ लेकर के आ गया, यानी कि पुराना वाला क्या हो गया, रिपुडिएट, यानी कि खत्म हो गया, अब नया वाला चलता है। तो प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता था कि अगर आज हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, सीधे कंपनी खोलेंगे, पहले छोटा सा दुकान वहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सोल प्रोपराइटर, और बाद में हमको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। और कंपनी फॉर्म करने का पहले दो ही तरीका था, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट। अब अगर हम प्राइवेट कंपनी खोलने जाए तो एटलीस्ट हमको 2 आदमी तो चाहिए ही चाहिए, और हमको ना चाहते हुए किसी दूसरे इंसान को अपने में शामिल करना पड़ता था। बस नहीं तो साथ ही साथ 2 डायरेक्टर भी चाहिए, डायरेक्टर जो डिसीजन लेगा, हमको ना चाहते हुए, बिजनेस मेरा है फिर भी हमको किसी और को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉ है भाई। हम बोले थे नहीं भाई कि आपका इंटरनल मैटर है कि आप कंपनी खोल रहे हो, क्लियर, लेकिन ये डिसाइड करेगा कि कंपनी कैसे खुलेगी, एक्सटर्नल मैटर, लॉ बना हुआ था 1956 के दौरान। तो ये लोग इस प्रॉब्लम को समझते हुए एक नया कंसेप्ट लेके आया 2013 में। 2013 के पहले कंसेप्ट नहीं था, वो आया ओपीसी का, कि कोई एक सिंगल पर्सन, 1 पर्सन कंपनी भी खोल सकता है। अब मन में दूसरा सवाल भी हम लोग को उठता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 12 के बाद सीधे पढ़ाई करें तो हम लोग को उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है कि भाई सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस चलने देते हैं, क्या दिक्कत था, बहुत बड़ा दिक्कत था। एक तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन किसी भी कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। दूसरा बात, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को ही आप अगर रखते हैं तो आप उसको एक्सपेंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन में रुकावट आता। कैसे एक्सपेंशन, जैसे ही आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, गवर्नमेंट आपके ऊपर नजर बनाता है, हिसाब किताब मांगता, और आप एक सिंगल पर्सन है, इंडिविजुअल, आपके पास उतना डिटेल, उतना अच्छा मैनेजमेंट रहता ही नहीं। यहाँ पे करना इम्पॉसिबल था, यहाँ पे करना पॉसिबल है। तो इन सब कारण से। दूसरा बात, सोल प्रोप्राइटर में कोई आपको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको पूरा सेपरेट एंटिटी। सोल प्रोप्राइटर में अगर आपका डेथ हुआ क्योंकि आप मालिक हैं, तो कल से बिजनेस क्लोज, हाँ या ना। बट ओपीसी में ऐसा नहीं है, ओपीसी में एक नॉमिनी का कंसेप्ट है। आप मरेंगे तो आपके मरने के बाद नॉमिनी आपका कंपनी क्या कर लेगा, टेक ओवर। वहां पे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, बस ना। तो यहाँ पे आपको कॉमन सील का सुविधा नहीं मिलता है, यानी आप रहोगे तभी सोचो, एक एक चेक पास होगा, एक एक एग्रीमेंट, सब कुछ आपके मौजूदगी में होगा, हाँ या ना। बट यहाँ पे आपको कॉमन सील का सुविधा मिलता है। तो इन सब बेनिफिट्स की वजह से हर इंसान अपना
रुख कंपनी की तरफ मुड़ता था, लेकिन मुड़ने में दिक्कत क्या आता था कि जबरदस्ती ना चाहते हुए किसी एक आदमी को ऐड करना पड़ता है, और जब एक आदमी को ऐड करना पड़ता है तो फ्यूचर डिस्प्यूट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, इंटरवेंशन करेगा जो दूसरा पार्टनर आएगा बीच बीच में, हस्तक्षेप। और इस कारण से क्या हुआ कि एक ओपीसी का कंसेप्ट लेकर के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको, ये ओपीसी का कंसेप्ट को हम लोग एज अ, दुनिया में कोई भी चीज आया है तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा ना। तो जब कंपनी लॉ का एडवांटेज है, कंपनी लॉ 2013 का, इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है, ओपीसी जैसा कंसेप्ट आना, कोई दिक्कत नहीं आता। कभी भी हम लोग हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा, और क्या है ना, सबसे पहले था द इंडियन कंपनीज एक्ट 1880। दूसरा आया द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। फिर तीसरा आया द कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद चौथा जो भी चल रहा है, द कंपनीज एक्ट 2013। अब एक चीज जरा नोटिस करो बाबू, इस दोनों में इंडियन वर्ड लगा हुआ है। क्यों? उस टाइम हमारा देश आजाद की गुलाम गुलाम था, बस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम लोग को कंसेप्ट पढ़े भी होगी तुम हिस्ट्री में, ठीक है, हम लोग को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करता था। हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो थे नहीं, एक एरिया। तो वो इंडिया जो एरिया था, जो कॉलोनी था, वहां के लिए जो लॉ बनाता था उसके नाम क्या है कि इंडिया के लॉ है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी तक वही चल रहा है। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, बात सुन रहे हैं तो क्लियर है ये, ठीक है। और ये क्या हम लोग का आफ्टर, अच्छा। अच्छा बताओ, तुमको जब एग्जाम में पढ़ के जाना है तो कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013। बाकी के ऊपर का सारा क्या हो गया, रिपुडिएट, यानी कि खत्म हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, 1956 सबके बीच में देखता हूँ वो डिफरेंस कितना कितना है, क्या लगभग 30-40 साल का डिफरेंस है। मतलब ये भी 2013 वाला चल रहा है, 20-30 साल बाद शायद इसमें कुछ चेंज आ जाए। अब बात ये है, ठीक है, कि द कंपनीज एक्ट 1956 को क्या रीजन था कि उसको रिपुडिएट करके, यानी कि उसको रिमूव करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कोई तो रीजन होगा ना। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, वो कुछ एडवांटेज के साथ आया था, और जो जो एडवांटेज के साथ आया था वही वही एडवांटेज पुराना कंपनी लॉ में नहीं था। बात क्लियर है बात। जैसे कि सबसे पहला, फाइन और पेनल्टी बढ़ाना। ऐसा है तो जरा इसके डेप्थ में चलते हैं। कंपनी एक्ट 1956 और समय आ गया था 2013।
करेंसी वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। 1956 का बना हुआ कानून और 2013 का बना हुआ कानून, उस टाइम में जो फाइन और पेनल्टी लगता था ना, वो तुम्हारा 10, 20, 100, 50, 60, तो लोग कंपनी को मजाक में ले लिए थे, रूल फॉलो नहीं करते थे, और बाद में क्या 200, 250, 300, 400, 500 भर के बच जाते थे। इससे क्या होता था कि जो गवर्नमेंट का है वो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो रहा था, कोई फॉर्म जमा नहीं करना, कुछ इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं देना, अप टू डेट नहीं करना कंपनी को, तो इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता था, जीडीपी ये सब कैलकुलेट ढंग से नहीं हो पाता था। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, ये सब आराम से चल रहा था पहला। तो इसको जो क्या किया 2013 में, पहले फाइन एंड पेनल्टी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 10-10 लाख, 20-20 लाख। और सिर्फ फाइन और पेनल्टी को नहीं, फाइन के संग एक नया कंसेप्ट जुड़ा, जेल का, बात बात पे जेल भी है। तो उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर फियर आ गया, डर, और डर आने के कारण लोग क्या होने लगे, अप टू डेट रखने लगे अपना काम, पहला एडवांटेज। दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीसी, ये तो हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं। तीसरा इसका लॉ को कंसाइज करने के लिए, पहले जो कंपनीज एक्ट था 1956, उसमें तुमको 670 सेक्शन था। अभी जो कंपनी लॉ है, ठीक है, उसमें 460-65 सेक्शन है, कुछ ऊपर नीचे होगा। यानी कि सोचो, करीब करीब 150-200 सेक्शन को मिनिमाइज किया, हटाया, कंबाइन किया, क्योंकि लॉ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, लोग इसको एंजॉय कम और बर्डन की तरह ज्यादा फील कर रहे थे, है कि नहीं? अगर आपको मेरे घर में आने के लिए हम 2-4 नियम बताएं तब ठीक है, लेकिन घर में आते तो कुछ बड़ा सा लिस्ट पकड़ा दे, तुम लोग आती रही, हम जा रहे बाहर, आया ना? तो सोचिए ही, अगर बिजनेसमैन लोग को अगर लॉ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा, तो बिजनेस करना पसंद करेगा इंडिया में? फिर क्या करेगा, दूसरे कंट्री की तरफ मूव हो जाएगा, और हमारे देश का इकोनॉमी गिरने लगेगा। तो दूसरा काम क्या किया लोग, लॉ को कंसाइज बनाए, यानी छोटी। चौथा काम क्या किया लोग, एक विशल ब्लो का कंसेप्ट लेकर आया। ये है सेक्शन 177 में कंपनी लॉ। सेक्शन 177 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग एडवांटेज पढ़े तो विशल ब्लो कंसेप्ट है, तो जब हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे उस बीच में अगर विशल ब्लो का कंसेप्ट समझाएंगे। अभी फिलहाल इतना समझा दे रहे हैं, कंपनी का इंटरनल पर्सन, कंपनी का जो इनसाइडर लोग है, वो लोग कंपनी के खिलाफ जाकर के कंपनी में कंप्लेन, सॉरी मतलब एनसीएलटी में कंप्लेन करेगा। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस किया लोग। अब इसका दो छोटा छोटा एग्जांपल तुमको दे देते हैं क्या। जैसे एग्जांपल कि कोई कंपनी अगर टाइम पे एक मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, लास्ट डे पढ़े थे, नहीं कर रहा है, तो कोई शेयर होल्डर खुद ही जाकर के एनसीएलटी में केस करेगा। ए भैया, उसका खुद का कंपनी है, टाइम पे एजीएम नहीं हो रहा है, ठीक है, खुद जाके केस क्यों करेगा? देखो, जिसके पास ज्यादा शेयर होगा वो तो नहीं केस करेगा, लेकिन जिसके पास कम शेयर हो गए, 1 शेयर हो, जाके केस करेगा एनसीएलटी में। और एनसीएलटी फिर उसको पावर दे देगा कि तुम जाओ, तुम खुद से मीटिंग करो। तो जिस दिन वो मीटिंग करेगा, उस दिन का मीटिंग का चेयरमैन वही बनेगा, सारा डिसीजन उसको लिया जाएगा। तो इस डर से क्या होता है कि हर कंपनी टाइम पे मीटिंग करता है, नहीं तो क्या लग जाएगा, विशल ब्लो कंसेप्ट लग जाएगा, कंपनी का इंटरनल जो कंपनी का ही मेंबर है, शेयर होल्डर, वही जाके कंपनी के खिलाफ केस कर देगा। फिर कंपनी में एक और कंसेप्ट लेकर के आया गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, जो रहेगा कंपनी में, खाएगा कंपनी में, सैलरी देगा कंपनी, सब कुछ कंपनी से करेगा, लेकिन ध्यान रखेगा सोसाइटी कि कंपनी ऐसा कोई गलती ना करे जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो, बस ना। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पकड़ेगा, वो पकड़ा जाएगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कंपनी थोड़ा लॉ इस पे ज्यादा काम किया, बस है। तो जब तुम इस तरह से एक और चीज सोचो, खैर ये तो पुराना है, लेकिन ऑडिटर आता क्या है कंपनी में, काम किसके लिए कर रहा है, कंपनी के लिए। पैसा उसको कौन देगा, सैलरी तो नहीं मिलता, रेम्यूनरेशन यानी कि फी कौन देगा, कंपनी। बट बैंड किसका बजाता है, कंपनी का ही बजाएगा। क्योंकि कल को फ्यूचर में अगर कुछ पकड़ा गया तो किसको पकड़ा जाएगा, ऑडिटर को, आमतौर पे। हालांकि ऑडिट में भी इसमें लंबा चौड़ा डिस्कशन है, लेकिन आमतौर पे ये बात हो रहा है ना, बस समझे? तो इसको कहते हैं विशुअल ब्लू जैसा कंसेप्ट लाना।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ाना, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लाइफ में भी काम आएगा, ट्रांसपेरेंसी। सब कुछ ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता, आर पार। पता है मिरर दो तरह का होता है, एक को जिससे सिर्फ आपका फेस दिखता है, एक को मिरर जिससे आर पार दिखता है, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। समझ में आया तुम? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, ठीक है। ठीक है। 1956 वो जमाना जहां इंटरनेट नहीं था, और 2013 वो जमाना जहां पे हनी सिंह का गाना यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था। मतलब इंटरनेट आ चुका था, हम इतना बताना चाह रहे हैं। और उस टाइम में सारा चीज तुम अगर ढंग से देखोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में होता था, मतलब कागज, पेपर वर्क होता था। और आज के डेट में 2013 वो जमाना जहां पे एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सारा काम उसमें मेंटेन हो रहा है। बात समझ तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, किसी भी कंपनी का कुछ भी डिटेल अगर आपको चाहिए, सीधे एमसीए वेबसाइट पे जाओ। पहले इतना आसान नहीं था। जरा सोचो, तुम लोग अगर मान एग्जांपल बता दे, प्रोजेक्ट पहले हमको नहीं पता, अगर तुम लोग 1956 का स्टूडेंट रहता या 1965 का स्टूडेंट रहता, तुम लोग को कॉलेज में प्रोजेक्ट मिलता कि किसी कंपनी के ऊपर लिख के आओ प्रोजेक्ट। आज के डेट में क्या करते हो तुम लोग, इंटरनेट से क्या करते हो, निकालते हो, कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट बना देते हो। उस टाइम में क्या करना पड़ता, तुमको न्यूज़पेपर का कटिंग्स, 6 महीना 7 महीना का न्यूज़पेपर का कटिंग्स निकालना पड़ता। ठीक है। फिर मार्केट में जनरल मिलता था, वो जनरल खरीदना पड़ता है जिसका कंपनीज का डिटेल दिया रहता। इतना स्टडी करने के बाद प्रोजेक्ट बनता। बात समझ आया? तो इसी वजह से आज भी कॉलेज का प्रोफेसर टीचर क्या चाहता है कि इंटरनेट से छाप के मत बनाओ। तुम पढ़ोगे तो नॉलेज ही नहीं समझ, बच्चा तो क्या करता, अब तो और भी तेज हो गया है। या तो सीधे जो प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट का टॉपिक है, गूगल पर टाइप करके पीछे लिखते हुए पीडीएफ आ जाता है, एडिट करके सबमिट। और नहीं तो उससे भी नहीं हो रहा तो सीधे एआई को काम पे लगा दिया, एक तो नौकर आया नए एआई, उससे काम करवा रहा है। बात समझ आया? तो उसमें तुम्हारा नॉलेज का ही नहीं हुआ, तो बस मार्क्स मिलेगा, प्रोजेक्ट बन गया, बात खत्म। लेकिन उसका मेन पर्सपेक्टिव ये था। तो उस टाइम ये दिक्कत था, आपको किसी भी कंपनी का, आज तुम जिस कंपनी के बारे में चाहे जो डिटेल चाहो, आराम से आपको इंटरनेट पे मिल रहा है। तो इंटरनेट में, इंटरनेट के सहारे इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुआ। क्या सच्चाई क्या झूठ। अभी रिसेंटली क्रिकेट मैच, बात समझ आया? ये जिसमें इंडिया जीता T20 वर्ल्ड कप, उसमें कुछ बच्चों को सामने खड़ा करवा के उनको टी शर्ट जो पहनाया गया उसमें बायजूस प्रिंट था। अब देखो वो दिख रहा है बायजूस की चल रहा है। अब जो लोगों को उतना आइडिया नहीं, उन लोगों को बायजूस अभी भी दिख रहा है। लेकिन जो लोग दोनों वर्ल्ड से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और एक नॉर्मल वर्ल्ड से कनेक्टेड, उनको वो दिखा। प्लस उनको ये भी पता है कि बायजूस किस तरह से मार्केट में डूब रहा है, फ्लॉप हो रहा है। बस है। लेकिन अगर इंटरनेट का दुनिया नहीं रहता, ये सब कुछ खबर इतना नहीं रहता, तो आज भी बायजूस को हम लोग सुपर हिट ही मानते। बात समझा? तो कोई दिक्कत? तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी। ये कुछ एडवांटेज की वजह से आया था। क्लियर है? अब जरा समझो, जब भी कोई नया नया आता है, या नया कोई चीज है, कोई इंसान है लाइफ में, छोटा बच्चा जो है, उस वक्त उसका कोई डिसएडवांटेज दिखता है। उस वक्त कोई भी नया फोन आएगा, उसमें उस वक्त कोई डिसएडवांटेज दिखेगा। उसको यूज करते करते पता चलेगा स्क्रीन थोड़ा बड़ा है, छोटा है, कैमरा ये वो। बाद में किसी इंसान के संग रहना स्टार्ट करो, थोड़ी देर स्टार्टिंग में रहते रहते पता चलेगा इस तरह इतना उनका फालतू आदमी। हाँ यार, ड्यूरिंग पीरियड रहते रहते ओवर टाइम आपको पता चलता है। उसी तरह जब कंपनी का 2013 है, उस वक्त तो अच्छा ही लग रहा था ना। उस वक्त इसमें कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत तुरंत बाद समझ में आने लगा। क्या समझ में आने लगा? ठीक है। 2013 वो साल है जिस साल के बाद से इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्ट्री चेंज हो गया। क्यों? मोदी सरकार एंटर्ड इन 2014। बस आता ये वो पीरियड था जहां पे एक ग्रेट स्कॉलर, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान, ठीक है, अब अपने पोजीशन से रिटायर हट गए। अब वो क्या बनने वाले थे? एक्स पीएम के कैटेगरी में आने वाले थे। और एज एक्सपेक्टेड, ठीक है,
कुछ फैमिली पॉलिटिक्स है इंडिया में, ठीक है, जिसमें से एक्सपेक्टेड था, ठीक है, उन लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम, बट ये इंसान आके तो पूरा हिस्ट्री ही मतलब चेंज कर दी बात का। इस कंपनीज एक्ट 2013 को लाने का इतना हड़बड़ी मचा हुआ था, इतना जल्दी से लाना था कि इसको ढंग से पूरा फ्रेम किया ही नहीं गया। उसका वजह से क्या है कि आज भी 2024 आ गया, यानी करीब करीब 11 साल हो गया इस लॉ को आए हुए, लेकिन आज तक इस लॉ में अमेंडमेंट 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 यानी कि चेंजेस चेंजेस अभी तक आ रहा है। मतलब लाने का इतना हड़बड़ी था, थोड़ा टाइम लेता, लोग अच्छे से फ्रेम कर लेता तब करता। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही दिख रहा है कि पॉलिटिक्स पॉलिटिकल रीजन के कारण, बात समझ रहे हो, कि वो क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी को मिले, वो सब कुछ उनके पास हो, इस चक्कर में करने के चक्कर में, ठीक है, कंपनी लोग को हड़बड़ी में फ्रेम करके इंप्लीमेंट कर दिया गया, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखने को क्या मिल रहा है राइट नाउ। अभी तक कंपनी लॉ में चेंजेस आ रहा है, जिसको हम लोग अमेंडमेंट्स के नाम से जानते हैं, हाँ या ना। अच्छा, हालांकि ये कंपैरिजन का पॉइंट नहीं, बट हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उस टाइम पे जो लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तक वही चल रहा है, उसमें उतना अमेंडमेंट नहीं आ रहा है। और उसमें जो अमेंडमेंट आ भी रहा है वो बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से आ रहा है, बात समझ रहा था। लेकिन ये इतना नया लिखा गया है कि इसे तुरंत तुरंत चेंज करना पड़ रहा है। ये साफ दिखा रहा है, ठीक है, कि क्या मिस्टेक हुआ है इस लॉ को बनाते वक्त और क्या सही काम हुआ था उसमें। दे विल टेक टाइम देन दे विल इम्प्लीमेंट। ये लोग क्या किया, कुछ टाइम नहीं लिया, लॉ बनाया, फ्रेम किया, चार पांच अच्छे अच्छे पॉइंट के जैसे लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया। बात समझा। तो दूसरा इसका डिसएडवांटेज, रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत छोटा बना है। रिलेटिव का डेफिनेशन क्या है, जिस वक्त हम चैप्टर पढ़ाएंगे सेक्शन 2 में रिलेटिव आएगा और पूरा रिलेटिव का डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज का बात करते हैं, बड़ा ध्यान से बात सुनना। कंपनी लॉ के सहारे, ठीक है, ध्यान सुनिए, जीजा और ज्यादा रिलेटिव नहीं होता भैया, इससे क्या लेना देना, समझाते हैं। एक होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, क्या होता है आपको, कंपनी लॉ में है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, यानी कि आप किसी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन करते हैं, अपनी कंपनी के डायरेक्टर से, या कंपनी का डायरेक्टर ही अपने किसी रिलेटिव से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है कंपनी को, ये सब चीज अगर चल रहा है, इसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ये हर एक ट्रांजेक्शन को ना गवर्नमेंट डिस्क्लोज करने बोलता है, क्या करने बोलता है, डिस्क्लोज, यानी कि बताने, बस, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, हाँ या ना। अब क्या दिक्कत है, रॉबर्ट वाड्रा, ठीक है, और सारा, अब ये दोनों हकीकत में बताओ रिलेटिव है या नहीं है या नहीं है, है? इन लोग के बीच में हो सकता है अनाधुन बहुत सारा ब्लैक ट्रांजेक्शन भी चलता हो, मे बी, गारंटी नहीं है, लेकिन इन लोगों को डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर लॉ दे आर नॉट रिलेटिव ऑफ ईच अदर, दे आर अननोन पर्सन टू ईच अदर एज पर लॉ। लॉ बनाया कौन, जे ईरानी कमेटी, सचिन पायलट जो कांग्रेस के ही मिनिस्ट्री में थे, हाँ या ना। और फ्रेम कौन किसके लिए किया जा रहा है, अपकमिंग पॉलिटिशियन के लिए। तो बात समझ आ रहा है। तो एक्चुअली में देश से ज्यादा भलाई कम सोच करके कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस के लिए बात सोचा गया था, बात समझ। तो कोई दिक्कत है भैया, इसमें आप दो ही डिसएडवांटेज बता पाए, क्या क्या डिसएडवांटेज बता पाए हम, दो। एक तो हम बताएं कि इतना हड़बड़ी में इसको लाया गया कि अभी तक अमेंडमेंट की अमेंडमेंट अभी तक अमेंडमेंट आ रहा है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हम लोग का हुआ कि रिलेटिव का डेफिनेशन इतना छोटा कर दिया, बात समझ। तो कोई दिक्कत, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि
अगर सौतेला बेटा है तो ठीक है, लेकिन सौतेली बेटी है डेफिनेशन में, बात समझना। अगर सौतेली बेटी है तो फिर आपका फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। अब इसको एक अच्छा मूव भी मान सकते हो, क्योंकि इसी बहाने लोग एक दूसरे की डॉटर अडॉप्ट करेगा मारने से अच्छा। एक टाइम पे कितना बेटियों को मारा जाता था, कि चलो उसका इसी बहाने फिर ब्लैक से व्हाइट करने के चक्कर में किसी का तो जान बचा। मतलब ये जो लाइन था कि बेटी हुई तो लक्ष्मी आई है, इसको लोग प्रूव किया। आदमी गोद ले लेके बेटी का ब्लैक मनी का बिजनेस स्टार्ट करो। बात समझ आया? तो क्लियर ये चीज? ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से अभी जो बताने वाले हैं उनका हमका। जे जे ईरानी। कौन थे? दे ड्राफ्ट द लॉ। ये लोग लॉ ड्राफ्ट किए थे, कोई दिक्कत? दूसरा, जो लॉ फ्रेम हुआ था उसको मिनिस्ट्री में पास यानी पार्लियामेंट में पास कौन करवाया था? उस टाइम के एफएम, रेडियो एफएम नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ये तीसरा चीज, 19 सेक्शन 2 क्लॉज 77 है, और जिसके ऊपर पूरा रूल बन के आया था। वो रूल, और अब जरा एक चीज ध्यान से समझना इस पॉइंट के बारे में, एक और बात। सेक्शन बनाना टफ है कि रूल सेक्शन, क्योंकि सेक्शन पार्लियामेंट में बनता है, और पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी भी बैठा है, सब बैठा है। तब रूल में क्या होता है कि रूल सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल पावर में रहेगा वो बनाएगा, या स्टेट लॉ रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। देखा कितना स्मार्ट मूव लगाया गया है। पूर्ण बहुमत का सरकार बहुत पहले कांग्रेस बना पाता था, फिर नहीं बना पाता था, और पूर्ण बहुमत का सरकार बनाना बहुत मुश्किल भी है। इस बार तो बीजेपी पार्टी का भी नहीं हो पाया कि पूरा एक तरफा बना पाए उन लोग को भी। तो क्या होता था कि जब पार्लियामेंट में कुछ हम पास करवाने जाएंगे, और जो अपोनेंट है, जो मेरे को समर्थन दिया था पार्टी बनाने में, जैसे मोदी जी को समर्थन दिया, और उसमें अगर हम नोटिस करेगा कि जो लॉ है या जो अमेंडमेंट है उससे केवल एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोग रोक टोक करने लगेगा, हाँ या ना, करेगा रोक टोक। तो ये लोग क्या कहता है, रूल का जो कंसेप्ट था इंपॉर्टेंट बात को रूल में रखता था, क्योंकि रूल तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी बाहरी का इंटरफेयर पूरा। तो इन लोग के दिमाग में था, तो रिलेटिव का डेफिनेशन का जो मेन रूल बनाना था, तो वो लोग जो मेन बात लिखना था वो रूल का डेफिनेशन में लिखना कि रिलेटिव में कौन कौन आता है, क्योंकि उसको जब चाहे तब अपने अकॉर्डिंग अमेंड कर पाएगा। उस वक्त उस लोगों को पार्लियामेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रूल बदलते हो तो पार्लियामेंट का जरूरत नहीं है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर सकता है। लेकिन अगर आप एक्ट बदलते हो तो आपको पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। बात समझ आया? तो कोई दिक्कत है इसमें? कंपनी लॉ, तीन बम्बू पे खड़ा हो। तीन बम्बू क्या क्या था हम लोग का? तीन बम्बू क्या क्या?
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। तुम्हारा ये जो पूरा सिलेबस है पूरा एग्जीक्यूटिव पे ध्यान दिया हुआ है। किस पे ध्यान दिया हुआ है? एग्जीक्यूटिव। क्योंकि तुम लोग सीएमए सीए बनने के बाद भी तुम लोग क्या लॉ बनाने थोड़ी जाओगे, तुम लोग जज थोड़ी बनोगे। तुम लोग सीए सीए बनाने के बाद यही सब कंप्लाइंस पूरा करोगे। तो पूरा फोकस किया गया है एग्जीक्यूटिव पे तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। अब जरा एग्जीक्यूटिव पे आते हैं। कंपनी लोगों को हेडेड मतलब संभालने वाला कौन है? एमसीए। और एमसीए को संभालने वाला कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। अब जरा समझते हैं। गूगल पे एमसीए भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसको संभालने वाला कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। राइट नाउ हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन। RAMA। अरे कैसे बोलना चाहिए था श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, ठीक है, बट कोई बात। इंडिया का आदत हम लोग पूजनीय अमिताभ बच्चन को भी हम लोग अमिताभ बच्चन ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, निर्मला सीतारमन, ठीक है। अब ये अकेले पूरा कंट्री पे ध्यान रख सकती हैं क्या? तो अपने अंदर 7 RD रखें। क्या रखें? RD यानी कि अलग अलग रीजियन। ये अलग अलग रीजियन क्या क्या है? नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में कौन से एरिया में है? नॉर्थ में तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सॉरी मुंबई बोले, दिल्ली, ये सब आता है। नॉर्थ में कौन सा है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली। क्लियर, एक हो गया नॉर्थ। नॉर्थ जोन के बाद अब क्या आता है? नॉर्थ का देखिए वर्ड हमें आता है साउथ जोन। साउथ में तो बहुत सारा है, बहुत सारे स्टेट है। वहां पे कौन सा जगह पे? चेन्नई। उसका हम लोग का क्या आता है? ईस्ट जोन। बताओ तो ईस्ट में कौन सा एरिया आता है? ईस्ट में वेस्ट आता है, वेस्ट बंगाल, यानी कि कोलकाता। कलकत्ता में है। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, अब आता है वेस्ट। वेस्ट जोन में क्या है? तो अगर एमसीक्यू में आएगा तो यहां तक तो बताना बहुत इजी है, ये हम लोग टैक्स नहीं पढ़ते हैं। चार्ट हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये तो बड़ा इजी है। नॉर्थ में दिल्ली हो गया, वेस्ट में मुंबई हो गया, वेस्ट का ईस्ट मतलब कलकत्ता हो गया। ये तो बड़ा इजी यार है। इसके अलावा हम 7 बजे से 4 हुआ। एक होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जहां पे क्या है? शिलोंग। नॉर्थ वेस्ट अपना मोटा भाई की जगह अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। मोटा भाई जानते हो ना? अपना मुकेश भैया, मुकेश अंबानी।
लास्ट है हैदराबाद साउथ ईस्ट जोन। यानी कि जो हम लोग का एमसीए है उसको पूरा संभालने वाला है निर्मला सीतारमन, और वो अपने 7 अलग-अलग डायरेक्शन में आदमी रखेंगे, ठीक। अब वो 7 आदमी से भी पूरा अकेले समझेगा नहीं। वो लोग अपने नीचे क्या रखा है, 23 आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। और 23 ओएल, ऑफिशियल इसके बारे में भी पहले कहीं पढ़े हैं अपन इसके, और ये 23 आरओसी के अंदर एक आता है सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सीआरसी। जैसे हम लोग जब कंपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं ना, तो एमसीए की वेबसाइट पे जाके अगर हमको कंपनी बनाना है, तो कलकत्ता का जो आरओसी ऑफिस है उस डिपार्टमेंट में घुस के सारा काम करेंगे, वेबसाइट के जरिए, बस ना तुम। और जब काम कर लेंगे तो सारा अगर मेरा डॉक्यूमेंट सही रहेगा, तो वो पेपर भेजेगा सीआरसी सेंटर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। वहां से मेरा 14 दिन के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होकर सारा सर्टिफिकेट आ जाएगा। बस समझना, तो कोई दिक्कत है आपको ऐसा सोचा। तो ये तो रहा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का। ये ओएल का हम लोग कंसेप्ट और एग्जाम्पल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़े हैं। क्या पढ़े थे भैया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, जरा याद दिलाते हैं। मेमो डेट कॉर नॉन हैबिट, किसी भी इंसान के पास राइट्स नहीं है कि किसी दूसरे इंसान का सामान बेच पाए आमतौर पे। इन पे बताए थे कि जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका सारा सामान गवर्नमेंट जब्त करता है और वो बेचता है, हालांकि गवर्नमेंट मालिक नहीं है, बट जब्त करके उसका सारा सामान बेचता है। सेम अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंक खत्म हो जाता है, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेगा, जा करके सारा एसेट्स का चार्ज लेगा, मतलब अपने अंडर में लेगा, और एक एक एसेट्स को बेच करके और तब लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। ये जनरली ऑफिशियल लिक्विडेटर है। तो आमतौर पर कर सकते हैं आरओसी गेट खोलने के लिए, ओएल गेट बंद करने के लिए, किसका, कंपनी का। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरह से पूरा हम लोग का स्ट्रिक्ट चलता है, कोई दिक्कत इसमें? आज यही तक रहेगा, इंट्रोडक्शन का 2 दिन हो गया, और एक दिन हम लोग खाली जितना टाइप्स ऑफ कंपनी, हालांकि दोबारा पढ़ने को मिलेगा, बट फिर भी एक बार पूरा लिस्ट बना के सारा कंपनी एक बार पढ़ लेंगे, और तब जाके चैप्टर 1 2 3 4 में तब हम लोग को चैप्टर इजी लगेगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए।